के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अनुबंध अधिनियम। जी हाँ, और इसके हमने अभी तक 2 लेक्चर कर लिए हैं। ये अनुबंध अधिनियम का लेक्चर नंबर 3 है। ओवरऑल तो हमारा लेक्चर नंबर 20 से भी ऊपर आ गया है, 22 या 23 होगा, लेकिन जो अनुबंध अधिनियम है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले इसके 2 लेक्चर जो है वो हमने कर लिए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। उस 2 लेक्चर का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर कार्ट के अंदर भी, वो साइड में जो ये बटन होता है ना, यहाँ पर देखिए कार्ट, हाँ, इसके अंदर भी मैंने उसके लिंक दे दिए हैं। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो ज़रूर देखें, वरना ये वाला लेक्चर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं और आपने वो 2 लेक्चर देख लिए हैं तो फिर आपको ये लेक्चर भी समझ में आएगा, आज का जो हम आज करेंगे। वैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। हम कर रहे थे अनुबंध अधिनियम, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रावधान कर रहे थे हम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने कर लिया था, क्या प्रावधान कर लिए थे। एक प्रावधान किया था प्रस्ताव संबंधी, लास्ट लेक्चर के अंदर क्या किया था वो बता रहा हूँ। प्रस्ताव संबंधी वैधानिक प्रावधान या रूल्स, वैधानिक नियम, ठीक है, प्रस्ताव संबंधी नियम किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। सर प्रस्ताव क्या, हमने तो स्वीकृति संबंधी भी किए थे, बिल्कुल सही बात। स्वीकृति संबंधी जो वैधानिक प्रावधान थे वो भी कर लिए थे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। तो मतलब ये 2 हो गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आज करते हैं हम पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 है अनुबंध करने की योग्यता, अनुबंध करने की योग्यता संबंधी वैधानिक प्रावधान। ये 3rd नंबर आज हम कर रहे हैं। 2 हमने कर लिए थे दोस्तों लास्ट लेक्चर के अंदर। आप भी सोच रहे होंगे सर आप बार बार लास्ट लेक्चर क्यों बोल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बेटा, थ्योरी नहीं है ये, इसको शुरू से ही समझा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने लास्ट के 2 लेक्चर देख लिए हैं तो ही आपको आगे समझ में आएगा अच्छे से। तो पहले वो ज़रूर देखें आप। हाँ, अगर देख लिए हैं आपने तो वेरी वेरी गुड, अब आपको ये सब समझ में आएगा जो पॉइंट नंबर हम 3rd कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इस सेक्शंस आपको याद नहीं रखने हैं 12th के अंदर, बाकी इसके ऊपर सेक्शन नंबर 11 लगता है। अब अनुबंध क्या है समझिए, अनुबंध करने की योग्यता संबंधी वैधानिक प्रावधान, यानी कि एक कौन व्यक्ति अनुबंध कर सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है ना। आप क्या जाके कोई मकान अपने नाम से खरीद सकते हैं, क्या किराए पर ले सकते हैं, आप कोई एक बिजनेस का एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्रीमेंट कौन कर सकता है, एग्रीमेंट करने के लिए क्या एबिलिटी का होना ज़रूरी है, ये ज़्यादा सही है। तो एबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो अनुबंध करना है। तो अनुबंध का मतलब तो आपको पता ही है, ठहराव प्लस राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, ठहराव का मतलब भी पढ़ा था, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। ओके, अब इसका एक एसेंशियल पॉइंट ये है कि किनमें अनुबंध करने की योग्यता होती है। तो अपन इसको इस तरीके से लेंगे, किनमें योग्यता होती है मैं वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये ज़रूर बता दूंगा आपको कि किनमें योग्यता नहीं होती है। समझे आप, अपन अगर ये बताने बैठ गए ना किनमें अनुबंध करने की योग्यता होती है तो अपनी लिस्ट बहुत बड़ी होगी। इससे अच्छा अपन ये समझ लेते हैं या ये जान लेते हैं कि किनमें अनुबंध करने की योग्यता नहीं होती। तो
वो लिमिटेड हैं। तो वैसे आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ कि इनमें अनुबंध करने की योग्यता नहीं होती, इनको छोड़कर बाकी सब में अनुबंध करने की योग्यता होती है। वैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, आपको याद हो कि अनुबंध करने की योग्यता किन में नहीं होती, तो उसमें एक पॉइंट आता था, ए पॉइंट, अवयस्क। अवयस्क कौन? अवयस्क। अवयस्क मतलब माइनर, है ना, जो वयस्क नहीं है, मतलब जिनकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से कम हो एज पर भारतीय कानून के हिसाब से। तो अवयस्क व्यक्ति यानी कि एक बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है वो अनुबंध नहीं कर सकता, वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। फिर एक पॉइंट, अस्वस्थ। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, जो भी अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है। अब आप क्या समझते हैं अस्वस्थ मस्तिष्क? पागल, समझ गए? हाँ, और भी एग्जाम्पल है इसके। तो वो भी कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। और लास्ट है राजनियम, अर्थात कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। राजनियम यानी कि कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, मतलब कानून यानी कि अधिनियम ने खुद बता दिया कि ये व्यक्ति जो है ये कभी भी अनुबंध नहीं कर सकते। तो वो इसके कुछ पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता दूंगा, उनके नाम बता दूंगा कि कौन कौन व्यक्ति जो है वो कानून के हिसाब से अनुबंध नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट्स हैं जिनमें अनुबंध करने की जो योग्यता है वो नहीं होती है। तो इसके अलावा सभी अनुबंध कर सकते हैं। तो क्या? अस्वस्थ मस्तिष्क, सॉरी, पहला है अवयस्क यानी कि माइनर, जिसकी उम्र अनुबंध करने के योग्य नहीं है, मतलब 18 वर्ष से जो कम है। और दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति यानी कि जिसका दिमाग सही काम नहीं करता है कि वह अनुबंध करें, अपना भला बुरा वो नहीं समझता है। और थर्ड, कानून ने कुछ ऐसे व्यक्ति बता दिए कि ये कभी भी अनुबंध नहीं कर सकते। इन तीनों के अलावा बाकी सब लोग अनुबंध कर सकते हैं। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमको इन तीनों पॉइंट को एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अपन आप देखिए दोस्तों, इनको आप एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, है ना, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है अपने पास, है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और उसके बाद हम एक एक पॉइंट करके समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अवयस्क। ठीक है, अवयस्क यानी कि अवयस्क का मतलब क्या हो गया? एक माइनर चाइल्ड, और हम यहाँ कर रहे हैं अवयस्क। अवयस्क से संबंधित प्रावधान। अवयस्क से संबंधित क्या प्रावधान है? तो पहला, अवयस्क यानी कि माइनर चाइल्ड, बच्चा एक अवयस्क के साथ किए गए ठहराव, ठहराव पता है ना आपको, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होंगे। अगर आपने किसी एक माइनर चाइल्ड के साथ में कोई अनुबंध कर लिया या कोई ठहराव कर लिया, अनुबंध तो बन ही नहीं सकता, ठहराव कर लिया, तो वो ठहराव व्यर्थ है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके काम आएगा। एक मिस्टर, एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, देखिए ये है मिस्टर राम, ठीक है, और यहाँ पर है श्याम। ठीक है, आपको पता ही है श्याम बहुत नटखट है, ठीक है, और ये श्याम जो है ये अवयस्क है।
ये श्याम जो है ये क्या है, अवयस्क है। और इसने मिस्टर राम को बोला, मिस्टर राम जो है वो मान लेते हैं एसी वगैरह जो है, एसी या मोबाइल का ले लेते हैं, स्मार्टफोन जो है उसका बिजनेस है इसका मिस्टर राम का। तो मिस्टर श्याम जो कि अवयस्क हैं, मिस्टर राम को नहीं पता कि ये अवयस्क है। मेरी जो बातें हैं उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, आपको समझ में आएगा। मिस्टर श्याम एक अवयस्क हैं, मिस्टर राम एक स्मार्टफोन विक्रेता हैं, शॉपकीपर हैं जो मोबाइल बेचते हैं। मिस्टर श्याम माइनर हैं, अवयस्क हैं, लेकिन मिस्टर राम को नहीं पता कि ये अवयस्क हैं, क्योंकि हो सकता है वो 17-18 साल का हो, दाढ़ी मूंछ आ गई हो, पता ही नहीं चलता हो। अब मिस्टर श्याम ने जो है मिस्टर राम को बोला कि मुझे फ़ोन बेच दो, ठीक है, हो सकता है उधार बोला हो। तो इसका मतलब मिस्टर श्याम ने किया प्रस्ताव, और मिस्टर राम ने उस प्रस्ताव को क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। क्या कर दिया सर, स्वीकार कर दिया। और आपको पता है प्रस्ताव जब हो जाता है स्वीकृत, है ना, प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तो वो ठहराव बन जाता है। अब यहाँ ये ठहराव बन गया। अब ये ठहराव पता है दोस्तों क्या है, पूर्णतः व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब बेकार है। ये ठहराव क्या है, बेकार है, ये कभी भी अनुबंध बन नहीं सकता। आ गया आपको समझ में? मतलब ये ठहराव तो बन गया क्योंकि मिस्टर श्याम ने प्रस्ताव किया मोबाइल खरीदने का, और मिस्टर राम ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है ले जाओ। तो यहाँ पर प्रस्ताव प्लस स्वीकृति हुई तो ठहराव तो हो गया, लेकिन ये क्या कहता है पॉइंट, अवयस्क के साथ किए गए जो भी ठहराव होते हैं वो व्यर्थ होते हैं, पूर्णतः बेकार होते हैं, यानी कि वे कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते, कानून द्वारा उनको परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इसके अंदर। मान लेते हैं मिस्टर श्याम जो है मिस्टर राम के पास गया, और मैं मिस्टर श्याम हूँ, मैं शॉपकीपर के पास गया और उसको बोला कि मुझे मोबाइल ख़रीदना है, लेकिन इसके पैसे जो है मैं 1 महीने बाद में आपको दे दूँगा। ये मैंने प्रस्ताव किया। शॉपकीपर जो मिस्टर राम है, राम नाम ही राम है उनका, उन्होंने मुझे मोबाइल दे दिया, स्वीकृति दे दी, मैं मोबाइल लेके घर आ गया। अब मिस्टर राम को 1 महीने 2 महीने हो गए और मैंने पैसे दिए ही नहीं, यानी कि मिस्टर श्याम ने पैसे दिए ही नहीं। श्याम नटखट, उसने पैसे दिए ही नहीं क्योंकि उसको पता है मैं तो अवयस्क हूँ, वो मुझ पर केस नहीं कर सकता और वो मुझसे पैसे निकलवा भी नहीं सकता। तो अब यहाँ पर मिस्टर राम जो है जब इसको पैसे नहीं मिले तो वो मिस्टर श्याम के घर जाकर अपना मोबाइल की खोज कर सकता है। समझ में आया? मिस्टर श्याम के घर जाकर क्या कर सकता है, अपने मोबाइल की खोजबीन कर सकता है। अगर उसको मिल गया तो लेके आ सकता है, लेकिन मिस्टर राम मिस्टर श्याम पर पैसे देने का दबाव नहीं डाल सकता। यानी कि मिस्टर राम मिस्टर श्याम से, यानी कि शॉपकीपर उस एक अवयस्क व्यक्ति से पैसे की मांग नहीं कर सकता। क्षतिपूर्ति, अगर उसको कोई हानि हुई है तो उसकी भी मांग नहीं कर सकता। हाँ, अगर मोबाइल मिल जाए तो वो श्याम से लेकर आ सकता है, लेकिन अगर मोबाइल नहीं मिला तो वह श्याम पर जोर जबरदस्ती पैसे की मांग, क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे सर ये तो दिन दहाड़े चोरी है, ऐसे कैसे, ये तो फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड हो गया ना, तो कानून बोलता है कि मिस्टर राम की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखे कि वो कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध या ठहराव ना करे जो क्या है, अवयस्क है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसके साथ ठहराव नहीं करें। ये बोलता है अनुबंध अधिनियम। क्यों? क्योंकि अगर अवयस्क के साथ में ठहराव किया तो वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा। और क्या क्या बातें हैं सर अवयस्क की, हमको बताइए। तो दूसरा पॉइंट है
अवयस्क अनिवार्य जीवन निर्वाह के लिए जो होती है वस्तुएं के लिए अनुबंध कर सकता है। सर अभी तो आपने बोला अनुबंध नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मान लेते हैं एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स की मान लेते हैं डेथ हो गई है किसी वजह से, और मिस्टर एक्स जो है वो एक अवयस्क है, माइनर है, प्रॉपर्टी खूब छोड़ के गए हैं पेरेंट्स मिस्टर एक्स के लिए। अब मिस्टर एक्स के पास प्रॉपर्टी तो खूब पड़ी है लेकिन वो उसको बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अनुबंध नहीं कर सकता ना, समझे? कोई भी नहीं खरीदेगा। क्यों? पता है सामने वाले को अगर इससे अभी प्रॉपर्टी खरीद ली तो हो सकता है ये एग्रीमेंट हो ही नहीं और मेरे पैसे यूं ही चले जाएंगे और प्रॉपर्टी भी वापस चली जाएगी, है ना। क्यों? अभी मैंने बोला ना कि सामने वाले को ध्यान रखना है कि वो अवयस्क है कि नहीं है। अवयस्क की इसमें कोई गलती नहीं मानी जाती। तो ऐसे तो फिर अगर कोई अनुबंध होगा ही नहीं मिस्टर एक्स के पास और इसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, फिर भी इसको भीख मांगनी पड़ जाएगी। क्यों? प्रॉपर्टी का क्या करेगा? इसको कपड़े चाहिए, इसको एजुकेशन चाहिए, इसको खाने पीने के लिए वस्तुएं चाहिए, इसको अपने जीवन जीने के लिए तो पैसा चाहिए ना, उसके लिए तो ये अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है ना। हाँ बेच सकता है। कौन कहता है? ये कहता है अनुबंध अधिनियम 1872 कि एक अवयस्क अपने जीवन निर्वाह की वस्तुएं, ऐस मौज की नहीं, जीवन निर्वाह में कपड़े आ गए, खाना पीना आ गया और रहन सहन आ गया और इसके अलावा क्या आ गया? एजुकेशन आ गई। इनके लिए, इन चीज़ों के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है और अनुबंध कर सकता है। तो आवश्यक अनिवार्य जीवन निर्वाह की वस्तुओं के लिए अनुबंध अवयस्क कर सकता है। नेक्स्ट है फिर अपना कि अवयस्क जो है, अवयस्क साझेदार नहीं बन सकता। अवयस्क साझेदार नहीं बन सकता। पार्टनरशिप 11th क्लास में भी पढ़ी है और 12th में प्रैक्टिकल है। तो एक कोई भी माइनर चाइल्ड कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। समझ में आ गया? पार्टनर तो नहीं बन सकता। क्यों? पार्टनर को तो फिर प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी हो सकता है ना, और ये लॉस कभी भुगतेगा नहीं क्योंकि ये अवयस्क है, इसमें इतनी समझ नहीं है ना। तो कोई भी अवयस्क माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन केवल लाभ या लाभों में साझेदार बन सकता है। मतलब अगर पार्टनर बनाओगे ना तो केवल प्रॉफिट में पार्टनर बनेगा, अगर लॉस हो गया तो वो नहीं भुगतेगा। आ गया समझ में? ओके, मुझे बताया, आपको आ गया। हाँ, एक अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। इंसॉल्वेंट कभी भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अवयस्क को आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अवयस्क को आप दिवालिया घोषित नहीं कर सकता। कानून कभी भी किसी बच्चे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट आपको पता होगा, दिवालिया 11th में पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि अपन 12th कर रहे हैं तो ये तो शब्द आपके अकाउंट्स के अंदर कई बार आया होगा कि दिवालिया किससे बोलते हैं ना। अवयस्क जो है वो एजेंट बन सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? एजेंट बन सकता है? हाँ, एजेंट बन सकता है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ वर्बली बोल रहा हूँ। आप देखिए, एक अवयस्क एजेंट तो बन सकता है, लेकिन अगर कोई भी नुकसान हो गया, कोई भी दायित्व उत्पन्न हो गया तो वो उसकी भरपाई अवयस्क नहीं करेगा, अवयस्क का मालिक करेगा। यानी कि जिसका वो एजेंट बना है वो मालिक उन हानियों की, उन दायित्वों की पूर्ति करेगा। एजेंट की यानी कि अवयस्क की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए अवयस्क एजेंट तो बन सकता है, लेकिन उसका दायित्व उत्पन्न हो गया तो उसकी जिम्मेदारी अवयस्क की नहीं हो सकती। अब कई बार अवयस्क छोटे होते हैं बच्चे, उनमें अनुबंध करने की क्षमता तो वैसे ही नहीं होती, समझ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अवयस्क के क्या होते हैं? संरक्षक। संरक्षक कौन होते हैं?
आपने पुरानी पिक्चरें देखी होगी जिसमें कई सारी पिक्चरें हैं जिसमें ये बताते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और फिर उनकी प्रॉपर्टी रह जाती है, लेकिन वो इतने बच्चे छोटे होते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है यानी कि हमारा कानून जो है, न्यायालय, वो उन बच्चों की देख रेख के लिए किसी व्यक्ति को वहाँ पर नियुक्त कर देता है। वो उनका रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसको संरक्षक बोलते हैं। तो अवयस्क की ओर से संरक्षक जो होगा उनका, है ना, जैसे राजू चाचा आपने मूवी देखी होगी, और तो वो संरक्षक जो है वो संरक्षक हाँ उनके लिए अनुबंध कर सकता है, अवयस्क की ओर से अनुबंध कर सकता है, लेकिन वे अनुबंध अवयस्क की भलाई के लिए, हित के लिए होने चाहिए। उससे अवयस्क को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको? राजू चाचा मूवी का नाम लिया, शायद आपने देखी हो, तो उसमें यही सब कुछ बताया जाता है। छोटे बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। और इसके अलावा अवयस्क की बात करें तो अगर अवयस्क कोई गलत काम कर ले, है ना, अवयस्क कोई गलत काम कर ले तो अवयस्क के माता पिता उत्तरदायी नहीं होंगे, है ना। अब अवयस्क ने कोई गलत काम कर दिया तो उसकी सज़ा माता पिता को नहीं मिलेगी। हाँ, उनके लिए अलग से कानून बने हुए हैं माइनर चाइल्ड के ऊपर, आपको पता ही है। अगर कोई भी माइनर अवयस्क व्यक्ति कोई गुनाह कर लेता है तो उसके लिए सज़ा के प्रावधान थोड़े से अलग होते हैं। अगर अवयस्क कोई विवाह कर लेता है, अवयस्क विवाह कैसे करेंगे, टाइम ही ऐसा है ना आजकल तो अवयस्क अगर कोई विवाह का अनुबंध कर ले तो वो अनुबंध माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो ठहराव है और वो ठहराव हमेशा क्या होता है, पूर्णतः व्यर्थ। और ठहराव ही व्यर्थ हो गया तो वो अनुबंध नहीं माना जाएगा, यानी कि उस विवाह को विवाह नहीं माना जाएगा। इसलिए सब्र रखें, थोड़ा बड़े हो जाएं फिर शादी करें, वरना कानून भी उसको विवाह नहीं मानेगा। तो ये अवयस्क से संबंधित कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताए। दोस्तों आप इसको नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपनी एक नोटबुक डाल दीजिए जिसमें ये पॉइंट्स लिखते रहिए, आपके बहुत काम आएंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अवयस्क के बाद में बी पॉइंट कौन सा था, बोलिए आप दोस्तों, फटाफट बोलिए। सर हमको क्या पता? अरे तुमको पता है बेटा, अभी बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आपको। हाँ बिल्कुल सही, अस्वस्थ मस्तिष्क, बिल्कुल। बी पॉइंट था कि अनुबंध करने की योग्यता किसमें नहीं होती, तो उसमें एक तो था अवयस्क में अनुबंध करने की योग्यता नहीं होती, और एक होगा अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति। देखो अस्वस्थ मस्तिष्क वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, कौन होते हैं ये अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति? ये वे व्यक्ति होते हैं जो अपना भला बुरा नहीं जानते, यानी कि किसी काम को करने से पहले ये नहीं अनुमान लगा सकते कि इस काम से उनको कोई नुकसान होगा या उनके हित में है या नहीं, अपना भला बुरा नहीं समझते, वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति होते हैं। एक बात और बता दूं कि अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कौन होते हैं, पहले उनके नाम बताता हूं मैं आपको, फिर एक बात बतानी है मुझे जो अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है, वो भी सुनिएगा आप। इसमें है पागल, पैदाइशी मूर्ख, पैदाइशी मूर्ख। सर इतने कठिन वर्ड किसी, ये अनुचित है, आप ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर सकते सर। अरे बेटा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपके इस अनुबंध अधिनियम में ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं। जन्मजात मूर्ख, सर आप हद कर रहे हो, किसी को ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अरे बेटा मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये लॉ है बेटा, कानून है, कानून में लिखा हुआ है ये पागल, पैदाइशी मूर्ख जो और जन्मजात मूर्ख, ये व्यक्ति जो होते हैं ये अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति होते हैं। ये एग्जाम्पल है कुछ, ये कौन होते हैं, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति होते हैं, इनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। अच्छा कैसे पता करेंगे कि कोई पागल है या मूर्ख है? हाँ इसके अंदर और भी है, जैसे शराबी, बिल्कुल अगर ज़्यादा शराब पी हुई है तो शराब के नशे में
जो है वो अनुबंध नहीं कर सकता। तो ये व्यक्ति के अंदर अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन कौन तय करेगा कि ये पागल है या शराबी है या जन्मजात मूर्ख है? यह यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो स्वस्थ मस्तिष्क का है या अस्वस्थ मस्तिष्क का, ये तय कौन करेगा? तो अनुबंध अधिनियम बोलता है कि यह तय करने की जिम्मेदारी उस अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की होगी, कि उसे बताना पड़ेगा कि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है। कैसे बताएगा? रिपोर्ट्स, डॉक्टर वगैरह की सलाह वगैरह, विशेषज्ञों के द्वारा वो अपने आप को प्रूव करेगा कि वो पागल है या अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है। ओके, लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। बिल्कुल, कानून ने बता दिए हैं कि फला फला आदमी जो है वो अनुबंध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसकी काफ़ी सारी वजह हैं, जिसकी वजह से भी इनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। इसके अंदर अपने हैं विदेशी शत्रु। अपने इंडिया का शत्रु कौन है, पता है ना आपको? हाँ, तो उन विदेशी शत्रु के जो देश के जो नागरिक हैं उनके साथ आप अनुबंध नहीं कर सकते। इसके अलावा राष्ट्रपति, बिल्कुल हमारे देश के राष्ट्रपति के साथ भी आप अनुबंध नहीं कर सकते। आप जो है विदेशी शासक यानी किसी और देश के राजा के साथ भी आप अनुबंध नहीं कर सकते। और विदेशी शासक के अलावा और क्या था? विदेशी शत्रु हो गया, राष्ट्रपति हो गया आपका, और बैरिस्टर, हाँ बैरिस्टर हो गया, और इसके अलावा 4 और राजदूत, बिल्कुल राजदूत हो गया, है ना, और भी हैं। तो विदेशी शत्रु, राष्ट्रपति, विदेशी शासक, बैरिस्टर, राजदूत और कोई कैदी, है ना, कैदी या अपराधी बोल सकते हैं जिसको, या अपराधी, और दिवालिया घोषित व्यक्ति, ये भी है दिवालिया, कोई अगर इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया। तो ये व्यक्ति जो होते हैं इनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इन्हें राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये 3 पॉइंट है आपके सामने, और इन तीनों में ये अयोग्य है। ये क्या है? अयोग्य। किस चीज़ के अयोग्य? अनुबंध करने के लिए ये क्या है? अयोग्य है। ठीक है, यानी कि ये तीनों अनुबंध नहीं कर सकते। अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति और राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। इसके अलावा बाकी सब अनुबंध कर सकते हैं। तो ये हमारा 3rd पॉइंट हो गया दोस्तों। ये देखो, ये फर्स्ट हमने और सेकंड प्रस्ताव और स्वीकृति वाले लास्ट लेक्चर में किए थे। आज के लेक्चर में हमने किए पॉइंट के अनुबंध करने के लिए कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। नेक्स्ट हम आगे करेंगे सहमति, स्वतंत्र सहमति, जिसके अंदर कपट, उत्पीड़न, मिथ्या वर्णन, गलती आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये पसंद आया है तो सबसे पहले इस वीडियो को क्या करना है? लाइक, फिर क्या करना है? शेयर। अगर आपको ये वीडियोस पसंद सही में आ रहे हैं तो शेयर कीजिए। अपने जितने भी 12th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ना, सब तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। इतना शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।